माहौल बना रहे कि अमेरिका अभी हमला करेगा। अभी भी उम्मीद में हैं लोग। अभी भी बहुत से लोग उम्मीद में हैं कि इसलिए है कि मुसलमान से जो अंदर दुश्मनी रखे हैं ना बैठ के, कि उनको मुसलमान नापसंद है। वो लोग आज भी उम्मीद किए हुए हैं कि अभी अमेरिका हमला करेगा। अब उसका आधार क्या है हमला करने का? तो उनका इब्राहिम लिंकन जहाज जो है साउथ चाइना से समुद्र के रास्ते बढ़ रहा है, 4 दिन वो पहुंच जाएगा। जिसको मुझे लगता है कि सियासत की एबीसीडी नहीं पता और वार की भी एबीसीडी ना पता हो, सिर्फ इस बात के लिए खुश है कि ईरान मुसलमान है, उसको अमेरिका मार डाले, भले अमेरिका भी खत्म, अमेरिका से कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन ईरान से सिर्फ मुसलमान होने के नाते दुश्मनी है कि ईरान को क्यों नहीं मार रहा अमेरिका। वो लोग माहौल बना रहे हैं कि इब्राहिम लिंकन जहाज आ रहा है, अमेरिका फिर से हमला करेगा। अरे वारशिप से हमला करना होता तो 2 वारशिप तो डुबवा लिया अपना लाल सागर में हुती के साथ। अब सोचिए कि जिसको एबीसीडी नहीं पता कि वारशिप से कैसे हमला ईरान के ऊपर, एक बैलिस्टिक मिसाइल में तो वारशिप नीचे चला जाएगा समुद्र में, बचेगा वो? तो जो लोगों को नहीं पता है वो आज भी इस उम्मीद में है कि ईरान पर हमला हो जाए। उनको कितने लोग को तो नींद नहीं आती होगी कि ईरान पर हमला क्यों नहीं हुआ। जी बहरहाल अभी आपने तुर्की का जिक्र किया और बड़े पैमाने पे आपने तुर्की के बारे में बताया कि खुले समर्थन का उनका खुला समर्थन तत्काल क्या वक्त है। देखिए अवाम का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना, चाहे आप अपनी डिप्लोमेसी चाहे जितना भी कर लीजिए, अवाम की नाराजगी को आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, जो कोई भी नेशनल लीडर या राष्ट्राध्यक्ष नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ये ठीक है कि आपकी डिप्लोमेसी क्या है वो आप जानिए, लेकिन अवाम ये चाहती है कि हर हाल में ईरान के साथ रहिए आप। ये आम मुसलमान और टर्की का आम इंसान इस बात का दबाव बनाए हुए है कि आपको टर्की के साथ अरे ईरान के साथ रहना है। तो आगे कुआं पीछे खाई, मैं बार बार कहता हूं कि अब वो नेटो रखे या ना रखे। और यहाँ तो मेन लीडर बन के है ना, वहां तो वहां जिसे हमारे यहाँ इंडिया में एक शब्द है लोडर, वहां पे लोडर है, यहाँ लीडर है। अरब नेटो में तो वो मुख्य भूमिका में है ना। अरब नेटो में पाकिस्तान और ईरान, टर्की, ये लोग तो मेन लीडर है वो, क्योंकि इनके पास सैन्य शक्तियां हैं। मेन लीडर बन जाएंगे और वहां लोडर बन जाएंगे, वहां पीछे खड़े रहेंगे। वहां तो बड़े बड़े लोग हैं जहां यूरोप के देशों में। तो ठीक है, अगर हो सकता है कि इनके ऊपर बाद में ये बात हो कि भाई आप नेटो के मेंबर से हटाया जाए या वहां कुछ बात होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका टर्की से खिलाफ जाएगा कहीं। अर्दवान साहब से खिलाफ अमेरिका नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट से तो उनका सफाया हो चुका है अमेरिका का। अब टर्की को भी अगर अपना दुश्मन बना ले फिर तो इनका पूरा ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? लाल सागर और काला सागर जो स्ट्रेटेजिकल बहुत ज्योग्राफिकल जो है, टर्की बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाल सागर और काला सागर को लीडरशिप देता है टर्की। समझ रहे हैं आप? जी। तो लाल सागर से और काला सागर के टर्की से रास्ते से वो रास्ता है दोनों में जाने का, और दोनों से रेवेन्यू उठाता है टर्की, लाल सागर से भी और काला सागर से भी। तो उसलिए जो है काला सागर यूरोप को जोड़ता है, इसलिए वो दोनों जगह से पैसे उनके अच्छे आते हैं और दोनों से रिश्ते उनको बना के रखने हैं टर्की को। टर्की इस बात का बहुत फायदा उठाता है और पूरी दुनिया में कोई टर्की के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। उसको टर्की से अगर वो 10%, 2% या 1% इंश्योरेंस का चार्ज बढ़ा देता है ना, तो दुनिया हिल जाती है टर्की। इसलिए कि उसका समुद्र पे बहुत बड़ा कंट्रोल है, लाल सागर पे भी है, मेडिटेरियन सी पे भी है और काला सागर पे भी है। काला सागर इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है टर्की। तो कभी भी अमेरिका चाहे टर्की जो भी बोलेगा वो मानेंगे। अमेरिका उससे अपने संबंध कभी खराब नहीं कर सकता। जी, हम लोगों के इसको तो गंभीरता से सुनने के जरूर, बोलना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह इतना रहे हैं। आसानी से कोई नहीं बोल सकता। इजराइल, आप खुद समझिए कि इजराइल, जी अमेरिका, आज अगर अमेरिका सिर्फ कह दे
कि हमको इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। फिलिस्तीन की जनता घुस जाएगी इजराइल के अंदर पैदल, जॉर्डन से, मिस्र से, इजिप्ट से, अरब से, चारों तरफ से लोग पैदल घुस जाएंगे फिलिस्तीन के अंदर और इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। जो थोड़ा बहुत बचा के रखा है, अमेरिका ने ही बचा के रखा है। इसलिए ये खबर तो पूरी तरह से फेक खबर है और बहुत इस पर सीरियस लेने की। तो उसके बारे में, क्योंकि उससे जो है हमास चाह देगा, ईरान चाह देगा तो इजिप्ट कैसे रोक लेगा उसको? खोलना ही पड़ेगा। वो चीज तो अभी जब अंतरिम सरकार बनने दीजिए फिलिस्तीन के अंदर, उसके बाद न तय होगा कि अंतरिम सरकार क्या डिसीजन लेती है। और रफा बॉर्डर का टेरिटरी जो है वो फिलिस्तीन होता है कि इजिप्ट, वो तो कोई अभी मसला नहीं है। लेकिन अगर वो रफा बॉर्डर फिलिस्तीन का हिस्सा रह गया होगा है अगर, तो उस पर कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली फिलिस्तीन का होगा। और नहीं भी होगा तो दूसरे रास्ते हैं, फिर तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं ना, समुद्र का रास्ता भी खुल जाएगा। अगर फिलिस्तीन अपना, ये तो एक टेम्परेरी रास्ता है ना, रफा बॉर्डर जो है ये एक वक्ती है कि समुद्र के रास्ते से कोई काम नहीं होने देता है इजराइल। इसलिए मजबूरी में घेर घार के एक छोटा सा रास्ता बना दिया कि हम इस पर कंट्रोल रखेंगे, हमारा निगाह रहेगा कि यहाँ से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। जिस दिन फिलिस्तीन राष्ट्र बन गया तो पूरा समुद्र उसका है। 40-45 किलोमीटर तक समुद्र का एरिया मिलेगा, तो सबसे बड़ा रास्ता तो समुद्र का ही होता है ना। वो अपना पोर्ट रोड बना करके काम करेगा। उधर अरब से उनका खुलता है, जॉर्डन से होता है, तो चारों तरफ से रास्ते बन जाएंगे। रफा तो बहुत सारे गेट बन जाएंगे, क्योंकि तब तो गवर्नमेंट बन जाएगी ना उनकी। फिर कौन बोलता है? बिल्कुल सही बात जी, ऑफर हुआ है और फ्रांस ने शायद मना किया है उसमें। तो ये सब बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी मेंबर हो, उसका काम रहेगा अंतरिम सरकार का निर्माण करना, अंतरिम सरकार को बनाना। आप ना, मैं जब कोई कड़ी हिंदी बोलता हूँ ना, तो आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया कीजिए, क्योंकि है ना दूसरे देशों के लोग जो लोग हैं जिनको उर्दू समझ आता है, पर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया कीजिए। बिल्कुल गवर्नमेंट कैसे चलती है? हर सरकार के पास एक रेवेन्यू होता है, समझ रहे हैं आप? राजकोष जिसको बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। आपने टीवी में सुना होगा राजकोषीय घाटा। तो जब सरकार बनेगी और वहां पे राजकोष का निर्माण होगा, जैसे ट्रेजरी होती है या और जैसे होता है जी, तो एक उस तरह का निर्माण होगा। फिर वो पैसे जिसको डोनेट करना होगा वो देगा, और या कोई इस तरह का प्लान बनेगा तो वो पैसा फिर जो सरकार फिलिस्तीन में बनेगी वो उसको खर्च करेगी, वो बनाएगी। अब उसमें इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, उसमें सीमेंट, सरिया, और सिर्फ जो है सामान के साथ साथ टेक्नोलॉजी और ब्लूप्रिंट और बनाने का जो तरीका है वो भी तो लेना पड़ेगा ना बाहर से। सही कह रहे हैं, उसका कोई कैद का कोई वो नहीं, लोग छुड़ा रहे हैं साजिशी में। तो इसको आप चेतावनी कहेंगे या दखल कहेंगे अर्दोगान का? नहीं, देखिए फिलहाल तो सैया भइल कोतवाल अब डर काहेगा, सुने हैं ये बात मुहावरा है कि अब तो बशर अल असद तो टर्की के ही प्रॉक्सी हैं, तो अर्दोगान साहब ही वहां के सर्वे सर्वा हैं सीरिया के इस वक्त, समझ लीजिए आप। समझ रहे हैं आप? जैसे स्टेशन मास्टर अगर आपका दोस्त है तो आप पूरे स्टेशन पे घूम लीजिए, कोई आपसे टिकट नहीं मांगेगा, टिकट नहीं समझ रहे हैं मांगेगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर साहब के आप दोस्त हैं। वही हाल सीरिया का है कि बशर अल असद तो है नहीं, और अल शुरा तो उनके ही आदमी हैं, टर्की के। तो वो टर्की जो चाहे करे, जो चाहे कहे। अर्दोगान साहब को आ करके सीरिया घूम के भी चले जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि स्टेशन मास्टर साहब तो अपने दोस्त हैं, फिर कौन बोलेगा? देखिए, हर चीजें देश चलाने के लिए ना, हर चीजें कानून से नहीं चलती हैं, थोड़ा बहुत अब क्या करेंगे ये लोग। इससे ये एहसास हो रहा है, समझिए आपकी, अमेरिका ने खुशी से युद्ध नहीं रोका है, मजबूरी से रोका है। जी। ईरान के खिलाफ युद्ध जो है अमेरिका ने खुशी से नहीं रोका है, वो 12 रोजा जंग के अलामात को देखने के बाद रोका है, ये आप जान लीजिए। और अगर इकोनॉमिक फोरम में ईरान की उपस्थिति को अगर शून्य कर दिया गया है, तो ये तो एक आध महीने की बात है, फिर तो करना ही पड़ेगा उनको, कहाँ जाएंगे। अब अगर वो परमाणु परीक्षण कर ले ईरान, तो उनको तो सारे सैंक्शन हटाने भी पड़ेंगे। और एक ही बम है ये अमेरिका के पास,
कि कोई कुछ बोलता है तो बोले तुम चुप रहो नहीं तो तुमको 200% की हम टैरिफ लगा देंगे। समझ रहे आप? मतलब हद हो गई है टैरिफ की। कोई कुछ बोल रहा है तो उसको तुरंत धमकी मिल रही है कि तुम चुप रहो नहीं तो तुम्हारे ऊपर 200% का टैरिफ लगा देंगे। इवन आज एक जोक जो है, एक जोक हम पढ़ रहे थे तो उसने कहा कि ट्रम्प का कोट जो है प्रेस एक आस्तीन नहीं कर पाया और वो गलती से आ गया, तो बोला कि लॉन्ड्री मैन कौन है, बुलाओ उसके ऊपर टैरिफ लगाओ 200%। उसने जो है प्रेस नहीं किया है कोट मेरा। तो इस तरह की बातें अब हो रही हैं। अब अमेरिका के पास टैरिफ के अलावा कोई हथियार नहीं है, सिर्फ टैरिफ ही एक हथियार बचा है। जी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का आज ऐलान हुआ है, उनका कहना है कि ईरान कोई भी कंट्री अपना नेट बंद करता है तो एक दिन तो चालू करना ही पड़ता है। और नेट बंद क्यों किया जाता है? ताकि कोई अफवाह ना फैले, कोई इस तरह की बात ना हो, तो इसलिए बंद कर दिया जाता है। अब तो ईरान की पूरी तरह से सामान्य स्थिति है और बहुत इजरायली और अमेरिकी हथियार पकड़ा है वहां की सरकार ने। तो अब वो परेशान है कि भाई अगर ये बात इंटरनेशनल फोरम पे आएगी कि भाई ये हथियार तो इजराइल का बना है, ये हथियार अमेरिका का बना है और हमारे यहाँ के दंगाइयों से, ईरान के दंगाइयों से अगर वो के पास मिला है, तो अब तो ये बात इंटरनेशनल फोरम पे जाएगी ना कि इस पूरे डिस्टर्ब के पीछे अमेरिका का हाथ था। ये भी तो बात अब तो यूएन में पंचायत ही होनी है ना। अब तो युद्ध खत्म हो गया। अब तो पंचायत के माध्यम से पंचायत होती है तो सारी बातें उठती हैं। तो अब ये भी बात उठ रही है, अब जो जखीरा पकड़ा गया है ना जहां हथियारों का ईरान के अंदर, वो अमेरिकन मेड है, इजराइल मेड है। तो अब इसका जवाब भी इन लोगों को देना पड़ेगा कि ये कैसे इनके पास पहुंच गया। जी। बहरहाल